नमस्कार मित्रों, अभिवादन। जैसा कि मैं आपको पिछले दिनों बता रहा था कि पाकिस्तान के आर्थिक हालात इस समय बहुत ख़राब हैं और हालात ये हैं कि उनके जो प्रधानमंत्री हैं, वो इस समय सऊदी अरब के दौरे पर हैं। सऊदी अरब के दौरे पर वो गए हैं, पहला दौरा है उनका प्रधानमंत्री बनने के बाद, शहबाज शरीफ का, जो प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के। तो प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला दौरा, जैसा कि हमेशा आर्मी चीफ बनने के बाद पहला दौरा, वो सारा सऊदी अरब का होता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। सऊदी अरब के लिए वो जा चुके हैं। बहाना उम्रा का कि वो उम्रा करेंगे वहाँ पे। रमज़ान का महीना है, बहाना अच्छा है। पहुँच गए, उम्रा किया। उम्रे की ही उम्रे की ही ड्रेस में, सफ़ेद कपड़े में, जो सिंगल पीस कपड़ा होता है, उसमें चप्पल पहनकर वो एमबीएस से मिलने के लिए गए। कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या प्रोटोकॉल तोड़ा गया या क्या, लेकिन अब वो रिलीजियस फर्वर देना होता है ना, ताकि आपको पता लगे कि आप बिरादर हैं तो माल ज़्यादा निकालने में आसानी होगी। तो अब हालाँकि ये नहीं पता कि उस सिंगल कपड़े में जो आप बाँध के जाते हैं उम्रा में, उसमें कोई जेब तो होती नहीं, तो आप पैसे कहाँ रखेंगे? और कम से कम जब उम्रा के कपड़े आपने पहन रखे हों, तब तो धन-दौलत की बात छोड़ दो। लेकिन ना, उन्होंने करनी थी, क्योंकि ये सब तो बाकी सब तो ड्रामा है। तो वो ड्रामे के साथ में अपने कॉस्ट्यूम पहनकर उमरा वाले पहुँच गए, वो चप्पल पहन के एमबीएस के पास। और दोस्तों, आज वापसी भी हो गई उनकी। और जो कल की उससे जो खबरें आई हैं, उससे 2 बातें निकली, और 2 बातें ऐसी हैं कि जिनको मैं हँसते-हँसते दोहरा हो गया। फिर मैंने कहा आपसे शेयर कर लिया जाए। अकेले मैं क्यों हँसूँ? आप भी हँसें। आप भी तो हँसें, मैं अकेले क्यों हँसूँ? तो दोस्तों, हुआ ये कि एमबीएस साहब जो हैं, इन्होंने ज़ाहिर है कि 50 बिलियन की उम्मीद की थी। 50 बिलियन की सऊदी अरब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करे। अब 50 बिलियन रुपए ना हो गए, 50 रुपए हो गए। असल में 50 रुपए भी आदमी देने में हिचकिचाएगा कि भई न जाने क्या होगा 50 रुपए का। लेकिन लेकिन आप ध्यान रखें कि 50 बिलियन माँगे गए। ये माना जा रहा था कि आर्मी चीफ जो है, वो जाके ज़मीन तैयार करके आ गए हैं, और उसके बाद में सऊदी अरब के प्रिंस जो है सरफराज राजी हैं, और इस राज़ीनामे के बीच में, जो राज़ीनामे का पटा हुआ समतल खेत, जिसे जोत कर तैयार करके आर्मी चीफ आ गए हैं, और जो शहबाज शरीफ साहब हैं प्रधानमंत्री, वो वहाँ जाके खाली बीज डालेंगे और बस पौधे उगने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ ना हुआ। लॉस, नुकसान की बात है पाकिस्तान के लिए, बड़े दुख की बात है। कुछ नहीं हो पाया। क्या हुआ? आखिर क्या हुआ? हुआ ये, 50 बिलियन मांगे थे, तो उन्होंने कहा भाई जीरो की तो कोई वैल्यू होती नहीं, इसको हटा दो। अब कितने बचे? 5। ठीक, 5 बिलियन आपको देंगे, वो भी ग्रांट नहीं, मुफ्तखोरी नहीं, प्रोजेक्ट लेकर आओ। कहाँ इन्वेस्ट करना है ये बताओ, और उस इन्वेस्टमेंट के बदले में हम आपको 5 बिलियन दे देंगे। तो 5 बिलियन यूएस डॉलर का उन्होंने कमिटमेंट दिया है अगेंस्ट प्रोजेक्ट। याद रहे, सऊदी अरब के और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट पहले ही हवा में लटके हुए हैं, वो पूरे कभी नहीं हो पाए, और उसके नतीजे में वो पैसे भी कभी नहीं आ पाए। ये कहानी ठीक वैसी ही है, क्योंकि प्रोजेक्ट बनाने में मुश्किल होती है। पढ़े लिखे लोग चाहिए, पढ़ी लिखी मेहनत करनी पड़ती है, फिर उसको वायबिलिटी दिखानी पड़ती है, तो वो बड़ा पंगा है। तो वो पाकिस्तानी ऐसे काम गंदे-अंदे नहीं करते। गंदे काम नहीं करने, पैसे वैसे ही दे दो, अगर देने हैं तो। तो उन्होंने अपना अच्छा, फिर प्रोजेक्ट में भी अगर पैसे आ जाए तो कोई बुराई नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोगों से वापस देने हैं। जो आया सो हड़प। हमने किसी को कभी हम ठगने की बात, तो ठगू लड्डू नहीं है, तो बस वैसे ही हाल है, ठग लो बस, वापसी किसी को देना ही नहीं हमने। तो अब क्या हुआ मित्रों? हम आपको बताएँ कि 5 बिलियन का उन्होंने वादा किया है, ठीक उस तरह से जैसे वो ये प्रोजेक्ट में फंडिंग जो है वो कैसी होती है? वैसी जैसे क्लाइमेट वाली हुई थी। क्लाइमेट समिट हुई, माँगने पहुँच गए। ओहो! बिलावल भुट्टो, तशरी रहमान, सारे उन्होंने खूब वहाँ हल्ला किया, भाषणबाज़ी, सब कुछ हुआ। हाँ? कमिटमेंट आ गई, कमिटमेंट कितनी आ गई? 10 से 12 बिलियन की कमिटमेंट आ गई। ओह वंडरफुल! कितने आए? कुछ नहीं आया। पूछो क्यों? प्रोजेक्ट ही नहीं बने। मतलब ये है कि अगर 2-3 बिलियन आ गए अगेंस्ट 12 बिलियन जो आने थे, तो इसका मतलब कहीं कुछ कमी रह गई ना। कुछ तो है जो आप नहीं कर पा रहे हैं। अकल-धकल की बात करनी हो तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। बेकार में हाजमा खराब हो जाता है इनका। तो वो सब नहीं हो पाया। ठीक वही हालात यहाँ बने, वापसी कर दी गई है। और अगर आप मिलने की तस्वीरें देखो, कल
वही जो पाकिस्तानी व्लॉग्स हैं, रात को आ रहे थे कल, क्या क्या शानदार इस्तकबाल किया गया है शहबाज शरीफ का और उनके साथ गई तमाम टीम का। ओह बाय द वे दैट रिमाइंड्स मी कि ऐसे माहौल में जब घर में पैसे नहीं हैं तो शहबाज शरीफ ने जाने से पहले एक बड़ा काम किया। क्या किया? प्राइम मिनिस्टर हाउस में काम करने वाले तमाम मुलाजिम को 4 महीने की सैलरी मुफ्त, ले लो, ऐश करो। क्या बात है, दे दी। मतलब ये सब कौन कर रहा है? एक ऐसा प्रधानमंत्री जो दरअसल पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कह रहा है कि हम पार्लियामेंट में बैठकर जो 1 कप चाय पीते हैं वो भी कर्ज के पैसों से आ रही है। तो कर्ज के पैसों से चाय पीने वाले प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने अपने तमाम एम्प्लॉइज को उठा के 4 महीने की सैलरी दे दी। ऐसी ऐश करो, जाओ खुश रहो। और इसको लेकर जाहिर है कोई ब्यूरोक्रेसी क्यों मना करेगी? मुफ्त के पैसे आ रहे हैं, जेब में आ रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं, क्यों मना करेंगे? तो ये सीन बन गया। और जब ये सब कुछ हो गया, मुझसे रहा नहीं जा रहा, मैं जिस स्टेज पे जाना चाह रहा हूँ इस व्लॉग को लेकर, तो मेरे प्यारे कमर चीमा साहब को तकलीफ हुई बड़ी। वो बहुत उदास हुए। अब जब उदासी हो तो ऐसे में एक आदमी जिसका सबसे पहले ध्यान आता है और लगता है कि मेरी उदासी का कारण यही है, यानी कमर चीमा की उदासी का कारण वही है, वो एक ही नाम है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब आप पूछेंगे भला ये कैसे? अब भला आप कहेंगे कि ये कैसे, तो मैं आपको बताऊंगा वो भी कि वो कैसे, जरा देखिए। और अब हम बात करेंगे हमारे महान कमर चीमा की और उनके। मैं उनसे सवाल पूछ रहा था, एक पाकिस्तानी पॉलिटिशियन से, वो डिफेंस मिनिस्टर भी रहे, फॉरेन मिनिस्टर भी। मैंने कहा क्या हम इररेलेवेंट हो गए मिडिल ईस्ट में? उन्होंने कहा इररेलेवेंट तो फिर भी ठीक है, ऑब्सोलीट हो चुके हैं। ऑब्सोलीट हो चुके हैं। आप देख रहे हैं, ये दरअसल कमर चीमा साहब ने जमाने को देखते हुए रंग बदला और वो इस समय पर क्या कर रहे हैं? इस समय पर उन्होंने नया एक शुरू किया है, पॉडकास्ट के लिए एक चैनल अलग शुरू किया है। और उस पॉडकास्ट के चैनल में पहला उन्होंने जो इंटरव्यू किया है वो किया खुर्रम दस्तगीर साहब का, जो पहले के डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं। तो उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भैया हम ऑब्सोलीट हो गए हैं, आइसोलेट नहीं हुए, ऑब्सोलीट हो गए हैं, ये सब अब खत्म कहानी, कुछ नहीं करने के लिए वहां बचा है। तो ये किस्सा हुआ है। आगे सुनिए जरा कमर चीमा साहब क्या कहते हैं, हम और आगे बात करेंगे। सो क्वेश्चन ये है कि थोड़ा अर्सा पहले हमें ये बताया गया था, जब पाकिस्तान के साबिक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर गए यूएई और सऊदी अरेबिया, और हमें बताया गया 50 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ रही है। अभी वजीर आजम सऊदी अरब से होके आ गए हैं और उनकी मोहम्मद बिन सलमान साहब से मुलाकात भी हुई है। वो पता चला है वो 5 अरब डॉलर हो गई है। बस नहीं, 50 से सीधे 5 दुम। वो 50 से 0 हटा दिया, पीछे 5 रह गया। क्वेश्चन ये है कि ऐसी एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, ऐसे प्लान्स लेके जाने चाहिए जो वाकई मटेरियलाइज हो सके। अब जो पिछले वजीर आजम थे वो गए, उन्होंने कहा जी 25 अरब डॉलर सऊदी अरब से आएगा, 25 यूएई से आएगा और हमारी इकोनॉमी ठीक हो जाएगी। कितना आसान है ना, 25 यहाँ से आ जाएगा, 25 यहाँ से आ जाएगा, बल्ले बल्ले हो जाएंगे। कितनी आसानी। और इस सबको बोलने के लिए चाहिए क्या? एक अदद जुबान, जुबान हिलाओ काम खत्म, कुछ भी बोल दो, जो बोल दोगे वो हो जाएगा। शेख चिल्ली के सपने, यही तो हो रहा है, ये एग्जैक्टली सीन है। यू नो, अब क्या कहें। तो काकड़ा साहब जो थे, कड़कड़ाते हुए काकड़ा साहब, वो कुछ भी बोल दें, और नतीजा जो होता है वो हो रहा है, देखिए। ठीक है जी, ये वो सहाफियों को बताते थे। अभी वजीर आजम साहब गए हैं वहां पे, उधर जाके सारी बात है, बादशाह हुई है। उन्होंने कहा भाईजान 25 से कोई नहीं है, आप 5 का तो दसने हैं, वो भी 5 का अब किस तरह का है वो सारी बात है, बाद में बात होनी है। जाहिर है, वो मैंने आपको बता दिया कि कैसे वो बात होनी है, वो बात वैसे ही होगी जैसे मैंने आपको बताया। पर सवाल ये है कि वो जो ये जो परेशानी है कि 50 से 5 और आपको तैयारी करके जानी चाहिए। आप क्या तैयारी करेंगे भाई? इंस्टीट्यूशन आपके तमाम पहले से सड़कें तक गिरवी पड़ी हुई हैं और आप देने क्या जा रहे हैं उनको? कुछ भी नहीं। आप खाली ये कह रहे हैं कि हमारी मदद करो। और जो एक्चुअली जो आर्मी चीफ गए थे उन्होंने क्या कहा था, इस समय सऊदी अरब से 5 बिलियन जो जो इनके यहाँ 8 बिलियन पड़ा हुआ है ना बैंक अकाउंट में रिजर्व,
उसमें से 5 बिलियन सऊदी अरब का है। अब अभी दिसंबर के महीने में उन्होंने रोल ओवर दिया है कि कोई बात नहीं, रखे रहो, है ना। लेकिन मित्रों, क्या आप जानते हैं, ये चाहे क्या रहे थे आर्मी चीफ अभी जब गए हैं सऊदी अरेबिया, तो ये अपनी डिजायर वहां बता कर आए हैं कि ये ना हर साल रोल ओवर करवाना पड़ता है। तो रोल ओवर हर साल मत करवाया करिए, हर साल रोल करवाने का चक्कर मत रखो। आप एक काम करो, आप हमको ये कह दो कि ये जो 5 बिलियन है ना, ये 10 साल के लिए हमने एवं छोड़ दिए तुम्हारे अकाउंट में, ऐश करो, 10 साल तक अपने अकाउंट में रखे रखो, फिर देखेंगे। अब इसको 10 साल के ब्याज का क्या करना है वो उन्होंने नहीं बताया, क्योंकि दरअसल सऊदी अरब इसके ऊपर ब्याज भी ले रहा है। तो अब वो ये सब आर्मी चीफ ने बताया नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक वो 10 साल पूरे होंगे तब तक तो रिटायरमेंट हो गए, कनाडा में मकान बना के और वहां जा चुके होंगे परिवार लेके, जो होगा साला वो देखेगा, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो खैर, फिलहाल उन्होंने अपना खेल कर दिया और इस समय सऊदी अरब ने अपना खेल कर दिया। उन्होंने कुछ नहीं दिया, उन्होंने कहा 5, मैंने कहा भाई 1000 रुपए दे दो, ले 5 रुपए ले ले। कहानी खत्म। ये हालत चल रही है। खैर, अपन आगे चलते हैं और देखते हैं कमर सीमा साहब की फ्रस्ट्रेशन किस लेवल पे पहुंची। ठीक है जी। और एक ही बात है जी कि पाकिस्तान और सऊदी अरब अपनी कमिटमेंट दिखा रहे हैं पैकेज के हवाले से। $5 अरब का पैकेज है। फॉरेन ऑफिस ने भी इस पे बात की है। और ये क्या इन्वेस्टमेंट पैकेज है, ये कोई ज़कात खैरात या कोई वो वैसे फ्री में नहीं दे रहे। देख रहे हैं, वो फ्री में नहीं दे रहे, ये बात सही है। और ये भी कि सरकार इसको उछालेगी कि देखो हम गए, हम 5 बिलियन लेकर आ गए, कितनी जल्दी आ जाएंगे ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन कितनी भी जल्दी आ जाए, जब तक आप प्रोजेक्ट नहीं देंगे तब तक कैसे आएंगे? कोई भी जल्दबाजी कैसे होगी? पहले आप प्रोजेक्ट तो दें, वो प्रोजेक्ट असेस किया जाएगा, फिर ये देखा जाएगा वायबल है या नहीं है, उसकी आरओआई क्या है, रिटर्न ऑफ इनकम क्या है। और जब तक वो नहीं शूट करेगा, जाहिर है पैसे क्यों आएंगे? तो अभी तो बहुत सारा काम बाकी है, पुलों के नीचे से बहुत सारा पानी जाना बाकी है। आगे देखते हैं। इन्वेस्टमेंट देगी, ये भी उनकी बड़ी मेहरबानी है। पाकिस्तान को तो इस वक्त दुनिया से कोई पाकिस्तान के अंदर $1 मिलियन भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, और हम बात कर रहे हैं $5 अरब की। सो अब सुनने में ही आया कि ये $5 अरब आएगा। और एक तो जारी बात है इस हवाले से बड़ा शोर मचा कि ये पैसों के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान को पैसे चाहिए। लेकिन वो जो एलामिया जारी हुआ, उस एलामिया के अंदर जो जिसे कहते हैं ना कि जो सऊदी अरब है, ये नया मुद्दा जिसके बारे में मैंने अभी तक आपको नहीं बताया, ये नया मुद्दा। इस विजिट में एमबीएस ने एक और गोगली मारी बड़ी जोर की इनको। जो ज्वाइंट कम्युनिकेशन इशू हुआ है मित्रों, जो ज्वाइंट कम्युनिकेशन इशू हुआ है, उसमें सऊदियों ने इनको कह दिया कि भाई भारत के साथ में अपने तमाम मुद्दे जो है ना, वो आपस में बैठ के बातचीत से तय कर लो, मतलब हमसे ना कहना, सड्डे तो ना रहना, जागते रहना। तो उन्होंने कहा भाई हमारे बस की नहीं है, हमसे ना कहो कुछ, आपस में बैठो, आपस में बात करो, एंड ऑल इश्यूज इंक्लूडिंग कश्मीर। एक तरफ का कश्मीर का मुद्दा तो खत्म हो गया ना, तो बचा क्या दूसरी तरफ वाला कश्मीर, उस पर बात की जाएगी। तो बोले वो वाला कश्मीर भी आपस में बैठो, बात कर लो, निपटा लो, हमें बीच में मत डालो, हमसे कोई मतलब नहीं। आप याद कीजिए कि जब 370 और 35A हमारे यहाँ हटाया गया था, कश्मीर को स्टेटस मर्ज किया गया था सारे में, मेन स्ट्रीम में, तो आप पाइए कि इन्होंने, पाकिस्तान ने उसमें खूब हल्ला मचाया था कि ओआईसी का वो आ जाए, इजलास बुला लिया जाए, उसकी मीटिंग बुला ली जाए, ताकि इनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए और ये गाना गा ले वहाँ पे अपना। कुछ नहीं हुआ था। सऊदी अरब ने उस समय पॉइंट ब्लैंक को मना कर दिया था कि कोई ओआईसी की मीटिंग नहीं होगी। तो ये वहां के भी मारे हुए हैं। आगे देखिए जरा और क्या कह रहे हैं कंवर चीमा साहब। उसने ये भी कहा कि भारत और पाकिस्तान जो है वो अपने इश्यूज बायलैटरली हासिल करें। इट मींस कि उन्होंने इंडिया को स्पेस दी है कि जो इंडिया फैसला करे, पाकिस्तान में उसे सऊदी अरब कुछ नहीं कर सकता। ये आपको याद होगा, अब सऊदीज को इस पोजीशन का बड़े अच्छे से पता है कि इंडिया की क्या पोजीशन है। मैं आपको पता है बार बार एक चीज कह रहा हूं और काफी अरसे से कह रहा हूं, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है लेकिन मेरी शायद एक अंडरस्टैंडिंग है कि अगर कोई मुल्क इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान नॉर्मलाइज हालात करवा सकता है, या वो सऊदी अरब है या वो यूएई है। ये स्पेस अब वेस्टर्न ममालिक के पास नहीं रही, क्योंकि जितना तेजी से भारत का पलड़ा भारी हुआ है, जितना तेजी से भारत की पोजीशन मजबूत हुई है, अब भारत किसी को भी नहीं सुनेगा। दरअसल बात क्या हो रही है, ये बात हो रही है कश्मीर की, बायलैटरल मुद्दों की। और अब ये अभी इस बात को लेकर और आगे इनका फ्रस्ट्रेशन
नजर आएगा कि ये दरअसल उस मसले को लेकर कितना परेशान है। ये कह रहे हैं कि हमारी इंपॉर्टेंस जो है वो सऊदी अरब की निगाह में अब वो नहीं रह गई है पहले जैसी, और हमको चाहिए कि हम अपनी इकोनॉमी को मजबूत करें। ऐसे कि इकोनॉमी मजबूत करना कोई एक दिन का काम है। जो जो गरीब है वो पेट में पत्थर बांध के नहीं बैठा रहेगा ना, वो तो मर लेगा 10 दिन में, तो उसको तो इमीडिएट रिलीफ चाहिए होता है। तो ये कमर चीमा साहब अब यह थ्योरी ये भी प्रोपेगेट करेंगे जहां पर वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान को अभी चुपचाप अपना काम करते रहना चाहिए, भारत से बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भारत से रिश्ते ठीक नहीं हो सकते, और कम से कम अभी। और दूसरा ये भी कहते हैं कि ये स्टेज भी नहीं है, और पाकिस्तान को चाहिए या कोई भी वो हो मजबूती की स्टेज से बात करे। अब पाकिस्तान में कब सरकार आती है, कौन सी सरकार आती है, कब मजबूत बनती है, बनती भी है कि नहीं बनती है, या बनने से पहले बदल दी जाती है, आप सब जानते हैं। आगे देखिए। सिवाय मुस्लिम ममालिक, और मुस्लिम ममालिक को वो एक कर्टसी में इग्नोर नहीं कर सकता, ये मैं आपको बात बताऊं। दे कांट से नो टू यूएई। मोहम्मद बिन जायद और मोहम्मद बिन सलमान को नो नहीं कह सकते, क्योंकि उनको पता है कि इनके पीछे कितनी बड़ी सपोर्ट है। पैसे का प्रॉब्लम नहीं है इंडिया के लिए, लेकिन वो समझते हैं कि जो चीज हमें आलम इस्लाम से, मुस्लिम वर्ल्ड से चाहिए, ये दो ममालिक दे सकते हैं। सो फॉर दैट मैटर, अब जरा सोचिए कि किस चीज की बात कर रहे होंगे, ये चीमा साहब यहाँ क्लियर नहीं कर रहे हैं। मैं सिर्फ गेस कर सकता हूँ, वो एक अलग मुद्दा है। मगर मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो चमन सीमा साहब कह रहे हैं, इनको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि जो 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 सऊदी अरब है वो इस मुद्दे में और क्या करेगा। अच्छा, जो ये कह रहे हैं कि मोदी जो है या भारत जो है वो सऊदी अरब को ना नहीं कर सकता है, तो जब कोविड के इमीडिएट बाद तेल के दाम बढ़े थे, तो उस समय पर भारत सरकार ने एमबीए से कहा था कि आप यहाँ पर हमको जो है जो तेल का प्राइस है उसे कम करके दें, आप जो प्राइस लगा रहे हैं वो मैं बढ़ा हुआ है, महंगा हुआ है। आई एम सॉरी। तो जब वो ये दिक्कत आई, तो एमबीएस ने उस समय एक उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई थी सऊदी अरब की तरफ से। वो स्टेटमेंट थी कि भारत को हमने तेल उस समय पर, यानी ड्यूरिंग कोविड फ्री में दिया है, और उन्होंने अपने गोडाउन भरे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई भारत सरकार जो है वो अपना वो वाला तेल जो मुफ्त में हमने दिया था उसको क्यों नहीं निकालती है। अगर उनको प्राइस से दिक्कत हो रही है तो उनको वो वाला तेल इस्तेमाल करना चाहिए जब तक बाजार में तेल महंगा है, मुफ्त का जो पड़ा हुआ है उसको आप यूज करें। ये कहकर उन्होंने प्राइस रिड्यूस करने से भारत के लिए मना कर दिया था। तो अगर सऊदी अरब भारत को मना कर सकता है तो भला भारत क्यों नहीं किसी बात के लिए मना सकता है। संबंध तो बराबर के होते हैं, पहली बात जनरली। और दूसरी बात ये कि जब तक कि कोई जब तक कि कोई बिल्कुल ही पाकिस्तानी रास्ते में न चलने लग जाए। तो आगे देखिए क्या कहते हैं ये। हमें अगर पॉलिटिकली बात करनी भी पड़े तो हम पाकिस्तान से तो हम कर लेंगे, ये मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है। और दोनों मुल्क जो है, भारत, सऊदी अरब और पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म और क्राउन प्रिंस ने ये कहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान डायलॉग होना चाहिए, और जितने भी आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर वो हल होना चाहिए। और ये क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान दुनिया के जिस मुल्क में भी जाता है इस पर बात करता है, ठीक है, लेकिन इंडिया नहीं बात करता। इंडिया नहीं बात करता। इंडिया क्यों बात करेगा। बात हो रही है कश्मीर की, कि भाई दुनिया में हिंदुस्तान कहीं भी जाता है, किसी भी मुल्क से जाता है, तो कश्मीर की बात करने नहीं बैठता है। वो ये नहीं कहता है कश्मीर में कि पाकिस्तान ने कश्मीर ले लिया, हमारा कश्मीर दिलाओ, या कैसे आ सकता है कोई मूवमेंट चलाई जाए, ऐसा कुछ भारत नहीं करता है। तो कर कौन रहा है, सिर्फ पाकिस्तान। क्यों कर रहा है, जाहिर है मामला पानी का है, मामला कश्मीर का है, क्योंकि कश्मीर में पानी है। उसका कश्मीरियत से या कश्मीरियों से कोई लेना देना नहीं है पाकिस्तान के लिए। ठीक है जी। और अमूमन क्या होता है कि जब भारत और पाकिस्तान के हवाले से कोई बात पॉइंट सामने आता है तो जो होती है रेफरेंस जो दिया जाता है वो दिया जाता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, कि जैसी जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन है उसके तहत हल किया जाना चाहिए। लेकिन इस एलामिया के अंदर ये जो जॉइंट स्टेटमेंट आई है इसके अंदर कोई रेफरेंस नहीं है। आप समझ, यानी कि जो जॉइंट कम्युनिकेशन इशू हुआ है, जॉइंट कम्युनिके सऊदी अरब और पाकिस्तान का, उसमें उन्होंने यूनाइटेड स्टेट को भी गायब कर दिया, यूनाइटेड नेशंस को भी गायब कर दिया है, यूएनएससी को, यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो रेजोल्यूशन था कश्मीर को लेकर 1948 का,
तो वो सब उन्होंने रिजेक्ट मार दिया, उन्होंने कहा कि कोई बात ही नहीं कर रहा उस बारे में। और आपको पता है ये पाकिस्तान का एक ट्रेडिशनल पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये सारे के सारे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में लेके जाना चाहिए। लेकिन इंडिया ने क्या किया है कि इंडिया ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपना पलड़ा, अपनी जो पॉलिटिकल माइलेज है इतना ज्यादा अचीव कर लिया हुआ है कि अब उसने दूसरे मुल्कों को भी बता दिया हुआ है कि आप इसको हमारे बायलैटरल फ्रेमवर्क में करें। बेसिकली कहना ये चाह रहे हैं कि भारत जो है वो जिस भी मुल्क के साथ ट्रेड कर रहा है, जिस भी मुल्क के साथ अपने रिश्ते मजबूत करना चाह रहा है या मजबूत हो रहे हैं, हो गए हैं, उन तमाम मुल्कों के हेड ऑफ द स्टेट से भारत ये कह देता है कि भाई पाकिस्तान से अगर बात करो तो उनसे कह देना कि आपस में बात कर लो, आपस में नेगोशिएट कर लो, रीनेगोशिएट कर लो, बट डोंट रन अराउंड, ज़्यादा जंप मत मारो, हमारे पास मत आओ, हमने कुछ नहीं करना, जो है वो आपस में कर लो। और तो और जैसा कि चीमा साहब बता रहे हैं, उन्होंने यूएनएससी के रेजोल्यूशन का भी जिक्र नहीं किया है, जो कि अपने आप में यूनिक है। इससे पहले कभी नहीं हुआ कि वो सीधे सीधे यूएनएससी के रेजोल्यूशन को ही भूल गए कि उसके मुताबिक होना चाहिए। अब वो सीधे कहते हैं आपस में बैठो और बात करो। सो अमेरिकन हो, ब्रिटिश हो, यूरोपियन यूनियन हो, जितने भी ऐसे इंपॉर्टेंट मुल्क थे जो कॉन्टिन्यूसली इस पर बात कर रहे थे, उन्होंने उनको ये याद करा दिया कि आप ऐसे किया करें, जब भी आपसे पाकिस्तान बात करे तो आप इसको बायलैटरल में ले जाएं। जब आप और वही बात वही आ रही है कि बायलैटरल में ले जाए और फिर हम उनसे डील कर रहेंगे। अब होता क्या है डर उसमें, खतरा क्या है, जहाँ बाजू इनको चीमा साहब को लग रहा है खतरा ये है कि उनकी तरफ से कह दिया गया बायलैटरल का, और जो बायलैटरल की कोशिश करे तो हिंदुस्तान बात ही नहीं कर रहा। आप इसको बायलैटरल में लेके जाएंगे तो हम इसको हल कर लें, लेकिन बायलैटरली इंडिया बैठती नहीं है पाकिस्तान के साथ। आप समझ रहे हैं बात को? बायलैटरली बैठता नहीं है, मल्टीलैटरल किसी फोरम को मानता नहीं है और किसी थर्ड कंट्री की भी नहीं मानता। इंडिया बेसिकली जिन कहते हैं ना वो करा रहा है, उसे पता नहीं क्या कहते हैं, वो जब हॉकी खेलते हैं तो बस वो बेसिकली ड्रिबलिंग कहना चाह रहे हैं चीमा साहब। चीमा साहब उसको ड्रिबलिंग कहते हैं। हॉकी लीग में खिलाड़ी बॉल को ड्रिबल करते हुए, दूसरों को डॉज करते हुए, दूसरे गोल की पोस्ट की तरफ जाके सोलो या अदरवाइज पास देके, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ हॉकी ही इज प्लेइंग या कैसा स्पेस मौजूद है, उसको ड्रिबलिंग कहते हैं, जो लफ्ज आप भूल रहे हैं। गेंद को लेके जा रहे होते हैं, गोल भी नहीं करते और किसी को बॉल भी नहीं देते। इंडिया टेक्निकली तो इंडिया समझता है उन्होंने गोल कर दिया हुआ है, क्योंकि उन्होंने कश्मीर का जो स्टेटस है वो चेंज कर दिया यूनिलैटरली, ठीक है। और अब ये जो बायलैटरल फ्रेमवर्क है, जारी बात है ये शिमला एग्रीमेंट है, शिमला एग्रीमेंट को भारत ने वैसे स्क्रैप कर दिया हुआ है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि ये तो हम यूनिलैटरली उन्होंने सारा कुछ हल कर लिया। अच्छा, दूसरी बात कश्मीर जो ये 71 वाले की बात कर रहे हैं शिमला एग्रीमेंट की, शिमला एग्रीमेंट का वाकई में क्या रेलेवेंस रह जाता है? क्योंकि जिस 370 को हमने दिया हुआ था और टेम्परेरीली दिया हुआ था, जो कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज है और सुप्रीम कोर्ट ने उसको अप्रूव किया है, वो सब हमने हटाया। जब हटाया तो वो ऑटोमेटिकली विड्रॉ हो गया। दूसरी बात ये कि 71 में उस एग्रीमेंट में जो कुछ भी था, उसमें आज तक लेकर डेवलपमेंट क्या हुई है? और उस बीच में हुआ क्या है? कारगिल हुआ, मुंबई हुआ, पार्लियामेंट हुआ, क्या नहीं हुआ? और आप बात कर रहे हैं हमसे कि हम एक एग्रीमेंट की को डिफेंड करें या उसके लिए खड़े हों, जबकि आप कहीं वहाँ है ही नहीं अपनी पॉलिसी में। रिफ्लेक्शन या जो 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 एक अच्छी नीति कहा जाए या नियत कहा जाए, वो कहीं है ही नहीं। पहले मल्टीलैटरल से बायलैटरल, बायलैटरल से यूनिलैटरल। कई लोगों को कहना यह है कि पाकिस्तान को इसको बायलैटरल में लेके जाने की जरूरत ही नहीं थी, पाकिस्तान इसको सारे का सारा डाल देता है इंटरनेशनल कम्युनिटी पे। लेकिन अब इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास कुछ भी नहीं है, बायलैटरली से उनकी इतनी ताकत है पॉलिटिकल कि वो इसको यूनिलैटरली इन्होंने सॉल्व कर लिया है, पाकिस्तान को उन्होंने पूछा ही नहीं है। ये एक बेसिकली मैं समझता हूँ पाकिस्तान को एक लार्जर एक सेटबैक तो जरूर मौजूद है। और अगर आपको याद हो कि जब भारत ने 370 35A चेंज किया, रिवोक किए आर्टिकल्स, तो उसके बाद पाकिस्तान कहता रहा सारे आलम इस्लाम से कि प्लीज ओआईसी का कोई इजलास बुलाएं। अब जरा सोचिए, आखिर पाकिस्तान किस बात के लिए ऑब्जेक्ट कर रहा था? 370 और 35A के लिए? तो जरा आप हिस्ट्री देखिए चीमा साहब, आपकी फौज ने और आप लोगों ने कभी 370 या 35A को माना ही नहीं था। जब आपने उन लेजिस्लेशन को माना ही नहीं, कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो फिर आप जरा सोचिए कि कोई आपसे उसके बारे में बात क्यों करेगा? बात तो हमने वैसे भी नहीं करनी थी। इवन रैशनली भी आप देखिए अपनी बात को, तो उसमें कोई बात क्यों करेगा? और दूसरी बात ये कि जब ये
जब इन दोनों को आपने कभी एक्सेप्ट नहीं किया तो आपका तो ऑब्जेक्शन ही अपने आप में गलत है। आप काहे के लिए ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कि 370 वापस लाइए? मतलब वो लेकर आए चीज़ जो दरअसल आपको पहले दिन से कभी स्वीकार ही नहीं थी। ये हालत है। लेकिन किसी मुस्लिम मुल्क ने हिम्मत नहीं की थी भारत को नाराज करने की। उन्होंने पाकिस्तान को नाराज कर लिया था, क्योंकि उसमें क्या होना था, अगर वो इजलास बुलाया जाता तो उसमें फिर भारत के खिलाफ आपको कोई ना कोई रेजोल्यूशन निकालना पड़ना था, जिसको ना सऊदी अरब पसंद करता था, ना यूएई पसंद करता था, और ना ही कोई और मुल्क पसंद करता था। अब जरा सोचिए, दरअसल अगर आप चार्टर देखिए ओआईसी का, तो ओआईसी के चार्टर में कोई कंसेंसस का या कोई इस तरह का या कोई वोटिंग का पैटर्न ही नहीं है। यानी कि आप कोई भी रेजोल्यूशन लेकर आइए, जो भी रेजोल्यूशन बनेगा वो ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा। तो बेसिकली इस किस्म के लेजिस्लेशन का, इस किस्म की जो मीटिंग बुलाकर और कलेक्टिवली एक एग्रीमेंट देके या एक जॉइंट कम्युनिकेशन देकर और आप बात को निपटाना चाहें, तो ऐसे कैसे होता है दुनिया में? कहीं भी नहीं होता। तो उसके बाद से आप देखें कि जो आलम इस्लाम है, जिसे ये सो कॉल्ड, जिसे हम आलम इस्लाम कहते हैं, या जिसे OIC, वो आप आजकल तो मजाक उड़ाते हैं हम OIC का, OIC जैसे वो अंग्रेजी में होता है ना, ये वो वाली OIC है। सो ये एक चीज है, मैं समझता हूँ कि ये एक पाकिस्तान के पास एक ऐसी पोजीशन में खड़ा कर दिया है इंडिया ने ला के कि हम वी कांट डू एनीथिंग। और अब तो आपको पता है कि जैसे पिछले कुछ अर्सा पहले, अब जरा सोचो इसमें भारत तुमको इस पोजीशन में कैसे लेकर आया है? भारत तो वही कर रहा है जो एक मुल्क जिसको आप दुश्मन कहते हैं, वो उसी तरह से बिहेव कर रहा है। और बिहेवियर में भी आपको कोई मार नहीं रहा, कोई पीट नहीं रहा, वो सिर्फ आप अपने आप से अपनी डिस्टेंस बना रहा है और कहानी आगे लेके जा रहा है। जिस बात का इन लोगों को डर था कि इन्वेस्टमेंट आएगी तो हम आइसोलेट हो जाएंगे, जो मोईद यूसुफ कभी कहा करते थे जब वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नहीं बने थे, आज वो तमाम बातें सही साबित हो रही हैं अल्टीमेटली। स्मृति ईरानी गई थी सऊदी अरब, तो वहां पे उनको बड़ा वेलकम किया गया। किस लिए वेलकम किया गया? इसीलिए वेलकम किया गया, उन्होंने कहा फायदा नहीं देते कस्टमर ने साढ़े, ये तो उम्रा और सऊदी के लिए हज करने के लिए लाखों इंडियंस को भेजेंगे। अब पाकिस्तान ने हज इतना महंगा कर दिया, पाकिस्तानी जाते नहीं है सऊदी अरब, तो उन्होंने कहा इट्स बेटर टू गेट इंडियंस को लेके आना ज्यादा अच्छा है ना। आना तो आप देखें, फॉर सऊदीज एवरी मुसलमान इज अ कस्टमर, because every Musliman when he goes he spends at least $1,000। अब ये देखिए कि सऊदी अरब जहाँ पर मिनिमम कोई भी मुसलमान जो जा रहा है वो कम से कम $1000 का जो है वो वहाँ पे लगा के आ रहा है खर्चों में। छोटी-छोटी सी खर्चे होंगे। कोई कोई रिक्शा कोई मैं नहीं कह रहा हूँ रिक्शा हो, टैक्सी में लगाएगा, कहीं कुछ लगाएगा। बेसिकली पैसा वहाँ खर्चेगा, इकोनॉमी में आएगा, इकोनॉमी में सर्कुलेशन बनेगा, बूस्ट मिलेगा इकोनॉमी को, तो वो उन चीज़ों को एप्रिशिएट कर रहा है और लेकर चल रहा है। लेकिन मैं इन दरअसल टर्म्स ऑफ टिकट, इन टर्म्स ऑफ व्हाटएवर। सो हर बंदा जो आता है वो $1000 करता है। और अभी तो सऊदीज ने, आप देखिएगा सऊदी अरब जो है, ये मैं आपको बात बताऊं, ये यूएई को काट जाएगा पीछे। वो कैसे? जो नेओम सिटी बन रहा है, ठीक है, रेड सी के ऊपर, ये एक बड़ा स्ट्रेटेजिक, एक तो ये बड़ा जैसे कहते हैं ना मॉडर्न सिटी होगा। दूसरा इसमें ये है कि इस सिटी के अंदर ये है कि सऊदीज कहते हैं भाई तुम पार्टी करने क्यों दुबई जाते हो? बहुत सारे इंडियंस, पाकिस्तानी और बाकी दुनिया के ममालिक वो पार्टी करने दुबई जाते हैं। दुबई से वो फिर जहाज पकड़ते हैं, 2 घंटे की फ्लाइट, आ जाते होंगे जद्दा। जद्दा से फिर जनाब उतरे, उम्रा किया, हज किया, और वापस अपने घरों को जरा सोचो, पार्टी करते हैं, दारू पीते हैं, जो भी करना है वो करते हैं, फिर आके उम्रा करते हैं। क्या बात है! चले गए। वो कहते हैं आप ऐसे करें, हम आपको टूरिस्ट वीजा भी देते हैं, हम आपको सारा फैसिलिटीज देते हैं, आप आएं और आप यहाँ पे उम्रा करें और रहें, यहाँ पे पैसे लगाएं, एंड देन आप क्या करें, वापस जाएं। लेकिन साथ ही हमारे जो बाकी शहर हैं वो भी देखते जाएं, टूरिज्म को देख के, वो कह रहे हैं। सो मैं समझता हूँ कि वो अब तो उन्होंने आलम इस्लाम को सारी को कस्टमर समझ लिया। पहले वो अपना वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम के तहत चीजों को चलाना चाहते थे, अब उन्होंने वो सारा खत्म कर दिया। वो कहते हैं नहीं, हमें नहीं करना, ये हमें ये नहीं। नुकसान भी तो हुआ है, दुनिया बदल गई है। जब दुनिया बदल जाए तो आपके विचारों को भी बदलना चाहिए। अब पाकिस्तान अगर बदलने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर यही होगा जो हो रहा है। तो मित्रों, दरअसल मैं आपको इस वीडियो को और लंबा ना करते हुए दरअसल आपको बताना ही चाह रहा था दोनों फैसले कि कश्मीर का मुद्दा उन्होंने ड्रॉप कर दिया है सऊदी अरब ने,
पैसे 50 देने की उम्मीद लगाने गए थे, गुहार लगाने गए थे कि 50 अरब दे दो, वो 5 पे आ गई ये बात। और 5 भी उस तरह से अधर में अटका हुआ है कि कब वो प्रोजेक्ट आएगा जो वायबल होगा, जिसमें आरओआई ठीक होगी, जो उनको पसंद आएगा, और उसमें वो 5 अरब डॉलर तक की इन्वेस्टमेंट करेंगे। ऐसे में वो 1 प्रोजेक्ट हो सकता है, 2 प्रोजेक्ट हो सकते हैं या 5 प्रोजेक्ट हो सकते हैं। तो लेट अस सी अब पाकिस्तान इस पे करता क्या है। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान में बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है इस बात को लेकर कि अल्टीमेटली सऊदी अरब ने हमारे साथ क्या किया। बात पैसे की नहीं है, वो नरेशन इसमें बनाएंगे पैसे की, देखो 5 बिलियन आ गए, 5 बिलियन आ गए, 5 बिलियन आ गए। लेकिन उनको सबसे बड़ा झटका ये लगा है कि वो कश्मीर को लेकर कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते हैं। गाजा को लेकर जो जॉइंट कम्युनिकेशन आया है, वहां पर 9 लाइनें लिखी गई हैं, कश्मीर को लेकर 4। तो पता लगता है प्रायोरिटी कहाँ है, सऊदी अरब की प्रायोरिटी कहाँ पर है, वो पालस्तीन में है। तो मित्रों, ये रहा छोटा सा एक अपडेट जो मुझे आपको देना था केजरीवाल के उस तमाम सागा वाले वीडियो के बाद में। तो बाकी इस पर हम और विस्तृत चर्चा करेंगे कल सुबह, और कल सुबह हम इसके अलावा और भी तमाम विषय हैं जिन पर बात करनी है। तो कल सुबह हम एक बार फिर से मिलेंगे जल्दी, और फिर बात अपनी हम जारी करेंगे। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में कल सवेरे। तब तक के लिए गुड नाइट।